वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस पूरे तौर पर बदउनवानी में डूबी हुई है। पहचान घोटालों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब सबूतों के साथ, हवाबाजी नहीं, सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। तुगलक रोड चुनावी घोटाला। कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके, उनको मिलने वाले आहार को छीन करके अपने नेताओं का पेट भर रही है। मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है। और वहीं राहुल गांधी ने राफेल मामले पर फिर पीएम मोदी को बहस के लिए चैलेंज कर डाला है। उन्होंने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार ने चोरी करवाई है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया था और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहली बार उन्होंने पत्रकार से, मतलब वो उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, वो किया और पत्रकार से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सफाई दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, वगैरह वगैरह ने मुझे क्लीन चिट दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। आइए मेरे सामने आइए, मिलकर हम भ्रष्टाचार पे देश के सामने डिस्कशन करें। एक सेकंड बोलने भैया। नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ आइए, प्यार से डिबेट करते हैं। देश राफेल मामले के बारे में जानना चाहता है, भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहता है, नोटबंदी के बारे में जानना चाहता है, अमित शाह के पुत्र के बारे में जानता है। 2 मिनट आ जाइए, 15 मिनट बात कर लीजिए हमारे साथ। कहाँ पे सर? जहां कराना चाहे मैं करने को तैयार हूँ। कोई लेटर वगैरह लिखा है आपने? कोई लेटर लिखा? नहीं, जहां नरेंद्र मोदी मुझसे डिबेट करना चाहें, टीवी पे डिबेट करना, प्लीज भैया, डिबेट करना चाहें, मैं देश को बता रहा हूं कि राफेल मामले में खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि चौकीदार जी जानते हैं कि जिस दिन मेरे साथ उन्होंने डिबेट कर दिया भ्रष्टाचार पे, वो हिंदुस्तान की आंख में आंख नहीं मिला पाएंगे। वहीं फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक लग गई है। इलेक्शन कमीशन ने फिल्म की रिलीज पर यह रोक लगाई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी भी लीडर पर बनी फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी पर बनी फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी। इलेक्शन कमीशन जहां एक जानिब वोटिंग को लेकर लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए कई तरह के खास मुहिम चला रहा है, वहीं कई जगहों पर वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम तक गायब हैं और हद तो तब हो गई जब वोटर लिस्ट से साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही नाम गायब निकला। गाजियाबाद के कौशाम्बी में जीवीजी कृष्णमूर्ति 27 बरसों से रहते हैं। कौशाम्बी में तकरीबन 60% लोगों के नाम भी लिस्ट में नहीं है और ऐसे में गाजियाबाद इंतजामिया की बड़ी चूक सामने आ रही है। कल से रह रहे हैं, जब तो जानकारी में आया है, लेकिन एक चुनाव आयोग का वोट नहीं है, तो ये प्रशासन की एक तरह से नाकामी है। जो भी संबंधित अधिकारी हैं जांच करके उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसा कोई गलती ना हो। लेकिन मेरा एक और मानना और भी इस विषय में, इसकी बोर्ड है वो भी कम से कम तो जागरूक हो, जाकर देखें। बिल आते भी हैं समय समय पे, जनता भी जागरूक नहीं है, जनता की भी कमी है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी वो लोगों की वोट होनी चाहिए।
चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत वाली अर्जी खारिज कर दी थी। सीबीआई की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक है। सीबीआई ने ये कहते हुए लालू यादव की जमानत पर रिहाई की मुखालफत की थी कि लालू यादव अस्पताल के वार्ड से ही सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। वो जेल में नहीं बल्कि अस्पताल के स्पेशल वार्ड में हैं। आपको बताएं कि लालू यादव ने अपनी उम्र और बीमारी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इलेक्शन के दौरान भी लालू जेल में ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल चारा घोटाला मामले में लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में यह कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे। लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया और अपने हलफनामे में सीबीआई ने यह कहा कि लालू यादव को जब से सजा हुई है तब से वो जेल में न रहकर अस्पताल के एक स्पेशल वार्ड में रहते हैं और वहीं से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। ऐसे में लालू यादव को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। लालू यादव मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत मांग रहे हैं वो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। फिलहाल आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत पर सुनवाई करते हुए लालू यादव को एक बड़ा झटका दिया और लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगर लालू यादव बिहार में जमानत में बाहर आते तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक सियासी भूचाल की उम्मीद थी। लेकिन अब पहली बार लालू यादव के बिना आरजेडी लोकसभा चुनाव में अपना परफॉर्मेंस करेगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लालू यादव अब जेल में ही रहेंगे। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। रामपुर के बिलासपुर तहसील में अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार और एसपी लीडर आजम खान ने अवामी रैली से खिताब किया और उन्हें नाम लिए बगैर अमर सिंह और जय पर्दा पर अपने खास अंदाज में कुछ यूं हमला बोला। इसलिए कि मैंने तुम्हारा विकास किया, मैं तुम्हारे लिए रोशन मुस्तकबिल चाहता हूं। और वो बिस्तर पर लेटा हुआ शख्स कहता है कि मेरे सामने पड़ जाए तो गोली से भूल जाना। क्या चाहते हो? मेरा अंत चाहते हो? तुम मारो मुझे, लेकिन परदेसी से क्यों मरवाते हो मुझे? मैं सवाल करता हूं तुमसे। मैं लाया था अब से 17 बरस पहले रामपुर की गलियों में मैंने चला था। मैंने पहचान कराई थी और किसी का कांधा नहीं लगने दिया था। तुम्हें पहचानने में 17 बरस लगे, मैं 17 दिन में पहचान गया। मैं 17 दिन में पहचान गया। मैं जाना हूं मेरा अंत करने आए हैं। वहीं यूपी में इस बार के चुनाव में मुस्लिम मसाइल सिरे से गायब दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों कर ऐसा हुआ, इसी पर मबनी है हमारी ये खास रिपोर्ट। माजी में यूपी के मुसलमानों का सबसे बड़ा सियासी मुतालबा मुस्लिम रिजर्वेशन का रहा है। मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे की सियासी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन हर चुनाव के दौरान इस मुतालबे की गूंज जरूर सुनाई देती थी। लेकिन इस बार के पार्लिमानी चुनाव में मुस्लिम रिजर्वेशन समेत मुसलमानों से वाबस्ता तमाम इशूज नादारद है। लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन तहरीक से वाबस्ता अफराद अभी भी इस मुतालबे पर कायम है। अब ये सबका साथ सबका विकास के मतलब कि ये जो रिजर्वेशन है, जो वाकई मुस्तहिक हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको दें। और इन्होंने कार्ड तो पॉलिटिकल खेला है। पॉलिटिक्स अच्छी बातचीत है, अच्छे कार्ड्स खेलो, अच्छी बातों को लाओ, काम करो, किसी से बैर नहीं है। लेकिन आए वो जो कुछ करे, सिर्फ खोखले नारों से काम नहीं होगा। बहरहाल इनको सब समझ चुके हैं कि इनके पास सिर्फ नारे हैं और ये अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। रियासत में कई मुस्लिम सियासी पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में मुस्लिम पार्टियां सियासी मंजरनामे से पूरी तरह गायब हैं। मुस्लिम सियासी पार्टियों के बिखराव से समाज के बाशऊर तबके में सख्त तशवीश पाई जा रही है। सियासी जो बिखराव है वो हकीकत है, और सियासी बिखराव जो है वो बुनियादी तौर पर मफादात की वजह से होता है। चूँकि जमहूरियत में ये आज़ादी होती है कि सियासी तौर पर बहुत सारी पार्टियां बन जाएं, तो इसलिए बहुत सारे बिखराव आते हैं।
लेकिन समाजी इंसाफ को अगर एक बड़ा मुहिम बना दिया जाए तो उससे बहुत सारा सियासी बिखराव भी कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि इंसाफ का जब चलन होगा किसी भी समाज में और उसका डिमांड होगा, उसके लिए लोग सोचेंगे और कोशिश करेंगे, तो यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो कमज़ोरियाँ होती हैं जिसके नतीजे में बिखराव सामने आता है वो ख़त्म होने लगेगा। यूपी में 11 अप्रैल से वोट डाले जाएंगे। इसके लिए तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने अपने तौर पर कमर कस ली है, लेकिन आबादी में 20% से ज्यादा का तनासुब रखने वाली मुस्लिम आबादी में अभी भी एक तरह का कंफ्यूजन पाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। आम इंतखाबात के तहत पहले मरहले की वोटिंग कल होना है। इलेक्शन कमीशन महीनों से इन इलेक्शन की तैयारियों में जुटा हुआ था। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए कमीशन की तैयारियों के सिलसिले में न्यूज़ 18 ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा से खास बातचीत की। इन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। क्यों जरूरत पड़ी सर? स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव की बात आप लोग करते हैं, पैसे में धन का दुरुपयोग कम हो, जरूरत क्यों पड़ गई कि बीच में एडवाइजरी भेजी जाए? देखिए, जो चीजें, कुछ तो चीजें हमेशा से, देयर आर सम बेसिक थिंग्स बट लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू रीट्रेट। कल को आप ये पूछेंगे कि जो सोल्जर्स वाला इश्यू था उस पर हमने एडवाइजरी क्यों भेजी? इसलिए भेजी कि ऐसा फीडबैक आ रहा था। रिटायर्ड एडमिरल रामदास जी ने एक पत्र भी लिखा, फिर हमने देखा कि हमारे तो ऑलरेडी इस विषय में एक इंस्ट्रक्शंस हैं। देन वी थॉट कि लेट अस रीट्रेट देम। क्या चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि अधिकारी निष्पक्षता से व्यवहार नहीं करे? और आप लोगों ने जो रिलीज भेजा था उसमें यह भी लिखा था कि तमाम कार्रवाई की जानकारी जो है चुनाव आयोग को दे राजस्व विभाग से जुड़े इन्फोर्समेंट एजेंसियां। देखिए, हम किसी पर्टिकुलर कार्रवाई की बात या किसी पर्टिकुलर पार्टी के नेता के हिसाब से बात नहीं कर रहे। हमारे जो, और हम ये कहें कि हमें अपने जो सीबीडीटी है या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, हमें कि उनकी डे टू डे वर्किंग के ऊपर भी हमको टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना आक्षेप कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हाल की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसी भावना आ रही थी ग्राउंड से कि एज इफ जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं ये सब उनकी मर्जी से नहीं, मर्जी की जरूरत भी नहीं है, ना कानून में, ना होनी चाहिए, लेकिन उनके पूरे संज्ञान में लाके सब हो रहा है। हमें जब पता लगा कि उनको संज्ञान में 8 बजे के आसपास सुबह लाया गया था, हालांकि कार्रवाई पहले शुरू हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जब हमें लिखित में रिपोर्ट भेजी तो हमने तमाम हालात को कंसिडर करते हुए इस तरह की एडवाइजरी भेजी। सर, पहले चरण के चुनाव की तैयारी हो गई, आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं? तैयारी बहुत पहले हो जाती है, तैयारी बार बार उसकी रिहर्सल होती रहती है जी। तैयारी तो ये लोग बहुत पहले कर लेते हैं, उसकी रिहर्सल होती रहती है और यही प्रयास होता है कि चुनाव शुड बी फ्री, फेयर, क्रेडिबल एंड एथिकल इलेक्शन। हिंदुस्तान की आधी आबादी कहलाने वाली खवातीन की सोच नई हुकूमत को लेकर क्या है? ये खवातीन कितनी पुरउम्मीद हैं, ये हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। मुस्लिम खवातीन के ताल्लुक से आमतौर पर यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि उन्हें 4 दीवारी में कैद करके रख दिया जाता है, उनकी आवाज दबा दी जाती है और उनके हुकूक सल्ब कर लिए जाते हैं। किसी भी मामले में मुस्लिम खवातीन को रायजनी की गुंजाइश नहीं। इस बात की तस्दीक के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन का रुख किया, टीचर्स और तालिबात से बातचीत की। तालीमी, समाजी और शहरी मसाइल के अलावा तालिबात और उनके असातिज़ा ने न सिर्फ शहरी मसाइल पर रोशनी डाली, बल्कि मुदल्लल अंदाज में ये भी वाज़ेह किया कि एक पार्लिमानी नुमाइंदे में किन खुसूसियात का होना लाजमी है। देखिए, एमपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो एजुकेटेड है उसे हम आगे लाना चाहिए, क्योंकि जो वाकई हमदर्द हो। जो अभी थोड़े दिन पहले हम ये सुने थे कि अपना औरंगाबाद जो है तो टॉप मोस्ट एशिया के कंट्रीज में, एशिया के सिटीज में शामिल था, राइट, लेकिन अब वो कहाँ गया? कितने संगीन मसाइल है, रोड का मसला है, पानी का मसला है,
मुस्लिम खवातीन मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद नजर आ रही हैं। इनका कहना है कि इस वक्त दस्तूर हिंद का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। लोकसभा चुनाव में होने वाली वोटिंग को लेकर भी तालिबात ने बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखी। नुमाइंदगी तो बहुत कम ही है, क्योंकि हर पार्टी, मेरा अपना नुक्ता नज़र यह है कि हर पार्टी जो है तो मुसलमानों को सिर्फ एज अ वोट बैंक ही इस्तेमाल करती है, चाहे वो सेकुलर पार्टी के नाम पे रहो या कोई भी रहो, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों को एज अ वोट बैंक इस्तेमाल करते हैं और मुस्लिम मसाइल को उतनी नुमाइंदगी मिलती नहीं पार्लियामेंट में जितना उसका हक है। तालिबात ने जिस बेबाकी से अपने ख्यालात का इजहार किया, उससे साफ जाहिर होता है कि वो न सिर्फ अपने हुकूक को लेकर बेदार हैं, बल्कि वो एक बेहतर मुआशरे की तामीर में कलीदी रोल अदा करने के लिए तैयार भी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजरुद्दीन की रिपोर्ट। एआईसीसी सेक्रेटरी और रुकन कानून साज काउंसिल एनएस बोस राजू ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को हैदराबाद कर्नाटक इलाके के सभी 5 हलकों में कामयाबी हासिल होने का दावा किया। साथ ही कहा कि हैदराबाद कर्नाटक इलाका हमेशा से ही कांग्रेस के लिए मजबूत किले के तौर पर रहा है। एक रिपोर्ट। एआईसीसी सेक्रेटरी और रुकन कानून साज काउंसिल एनएस बोस राजू ने कहा है कि बीजेपी गुज़िश्ता इंतखाबात में किए गए वादों पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हुए हालिया इंतखाबी मंशूर में अवाम को नए वादों से राग़िब करने की कोशिश की है और बेशतर वादे ऐसे भी हैं जिनको गुज़िश्ता इंतखाबात में अवाम के सामने पेश किया गया था और अब उन्हें एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को अमलन तर्क कर दिया है और पार्टी को अच्छे दिनों का वादा भी याद नहीं रहा है। 5 साल में उन्होंने क्या बोले क्या करे वो नहीं बोल रहे, अभी नया बोल रहे। फार्मर्स को बहुत इग्नेस्ट हो गए, फार्मर्स को बहुत नुकसान हो गए, गरीब लोग को नुकसान हो गया, यंगस्टर्स को नुकसान हो गया, सब कम्युनिटी का कुछ भी नहीं करे। बोस राजू ने बताया कि हैदराबाद कर्नाटक इलाके की तरक्की के लिए साल 2009 में राहुल गांधी ने आर्टिकल 371 जे नाफिज करते हुए खुसूसी मौक़िफ़ दिया, जिससे तालीम, रोजगार और दीगर शोबों में मकामी लोगों को रिजर्वेशन के समरात हासिल हो रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए 15,000 करोड़ रुपए से मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद राहुल गांधी जी का कोशिश करके 371 जे दिलाने के बाद एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट को बहुत 5 डिस्ट्रिक्ट में 6 डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोग को सहूलत हो गई है। बोस राजू ने मुसलमानों को सिर्फ एक टिकट देने के सवाल पर कहा है कि पार्टी हर हलके से जीत के इम्कानात के पेश नजर टिकट देती है। मुसलमानों को नुमाइंदगी देने के लिए दूसरे जराए जैसे एमएलसी और राज्यसभा के इंतखाबात के मौके पर खास ख्याल रखा जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात की तस्वीर वाज़ेह हो गई है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर 478 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन को लेकर क्या होगी कर्नाटक की तस्वीर, ये हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। 11 अप्रैल को जुनूबी कर्नाटक के 14 अजला और 23 अप्रैल को शुमाली कर्नाटक के 14 अजला में वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में 241 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं दूसरे मरहले में 237 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के मुताबिक कर्नाटक में 5 करोड़ 11 लाख के आसपास वोटर्स हैं, जिनमें 2 करोड़ 58 लाख मर्द वोटर्स हैं, वहीं 2 करोड़ 52 लाख खवातीन वोटर्स हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा वोटर्स की तादाद तकरीबन 28.5 लाख बेंगलुरु नॉर्थ हल्के में है, जहां से मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा मैदान में है, और सबसे कम वोटर्स की तादाद 15,13,000 उडुपी चिकमंगलुरु हल्के में है। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार हल्के लोकसभा बेलगाम से मैदान में है, जबकि सबसे कम हल्के लोकसभा रायचूर से 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले मरहले में अहम उम्मीदवारों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म देवे गौड़ा टुमकुरू से, उनके 2 पोते निखिल कुमारस्वामी मंड्या से और ब्राजवाल रेवना हासन से उम्मीदवार हैं। मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा बेंगलुरु नॉर्थ और साबिक मरकजी वजीर वीरप्पा मोइली चकबलापुर से भी अहम उम्मीदवारों में शामिल हैं। मंड्या में देवे गौड़ा के पोते को सख्त मुकाबला दरपेश है,
जहां निखिल कुमारस्वामी का मुकाबला आजाद उम्मीदवार अदाकारा सोमलता से है, जिन्हें बीजेपी की हिमायत हासिल है। इन तमाम की किस्मत 11 अप्रैल को ईवीएम में बंद हो जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में सबसे अहम सीट हल्के लोकसभा गुलबर्गा है, जहां से कांग्रेस के लोकसभा लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे मुकाबला कर रहे हैं। खड़गे के अलावा मरकजी वजीर रमेश जिगंगी बीजापुर से, अनंत कुमार हेगड़े उत्तर कन्नड़ा से भी अहम उम्मीदवार हैं। हल्का लोकसभा शिमोगा की सीट पर भी सबकी नजरें लगी हुई है, जहां से साबिक वज़ीर-ए-आला BS येडियुरप्पा के फर्जंद रघवेंद्र और एक और साबिक वज़ीर-ए-आला बंगारप्पा के फर्जंद मधु बंगारप्पा मैदान में है। सरकारी जराये के मुताबिक पूरे कर्नाटक में 58,186 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि पहले मरहले के तहत 30,164 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में 28,022 पोलिंग बूथ इस्तेमाल में आएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। आम इंतखाबात के लिए पहले मरहले की वोटिंग कल होना है। यूपी की अगर बात करें तो यहाँ मगरबी उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाने वाले हैं, उनमें मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट भी है। मेरठ इलेक्शन कमीशन और जिला इंतजामिया की सतह पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साथ ही हसास इलाकों के पोलिंग सेंटर्स पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी और शिवसेना की मुखालिफत के लिए राज ठाकरे ने रियासत भर में इंतखाबी रैलियों के इनेकाद का ऐलान कर दिया है और इसी के तहत 12 अप्रैल को नांदेड़ के नया मूंढा मैदान में जलसयाम का इनेकाद किया जा रहा है। MNS के ओहदेदार का कहना है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस मुल्क को बदहाली में मुब्तला कर दिया है और मुल्क को इस बदहाली से बाहर निकालने के लिए पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ वोटिंग करवाना वक्त की अहम जरूरत है। बिहार की अगर बात करें तो यहां के किशनगंज से इंतखाब लड़ रही MIM की इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। MIM के रियासती सदर और किशनगंज के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि इस इलाके के लोगों को तमाम पार्टियों ने सिर्फ धोखा दिया है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक बिहार का सबसे पसमानदा इलाके में से एक किशनगंज का शुमार होता है। उनसे खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे ने। उम्मीदवार अख्तरुल ईमान हैं जो कि किशनगंज से इंतखाब लड़ रहे हैं। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं। आप देखिए कि वो कितना मसरूफ हैं इंतखाबी तशहीर को लेकर। पहली बार ओवैसी साहब जब इस इलाके का दौरा किया तो मैंने उसके सीने में एक दर्द देखा इंसानियत का, और उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों का उस वक्त तक भला नहीं होगा जब तक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल न बन जाए। और मैंने जो बिहार की रिपोर्ट पेश की थी कंपेरेटिव डाटाबेस, तो उसको उन्होंने देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गए कि आज भी बिहार के इस हिस्से में खते अफलास से नीचे रहने वाले लोग 80% लोग यहाँ रहते हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे बिहार में सबसे ज़्यादा यहाँ है, इलिटरेसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। फ्लड से हर साल लाखों एकड़ ज़मीन की फसलें तबाह होती हैं और सरकार उसकी कोई खैरियत नहीं ले रही है। ये तमाम तर वो असबाब थे पसमानदगी के जिसके तदारुक के लिए हमें कोई सबील तलाश करनी थी। तो आपने लाहे-अमल बनाया है इन तमाम मसलों के हल के लिए? हमारा लाहे-अमल यही है कि आर्टिकल दस्तूर हिंद में इस बात की पूरी गुंजाइश रखी गई है। हमारे दस्तूर हिंद के बनाने वालों ने बड़ा ख्याल रखा है इसका, दस्तूर साज कमेटी ने, कि यकीनन है कि कुछ हुक्मरान गाफिल होंगे, कुछ हुक्मरान किसी इलाके के साथ अदावत करेंगे। ऐसे महरूम आबादी के लिए कुछ न कुछ दस्तूरी ज़मानतें दे दी जाएं। चुनांचे दफ़ा 371 इसी चीज़ को पेश करता है कि अगर मुल्क के अंदर में कोई इलाका चाहे कुदरती आफात की बिना पर, चाहे हुक्मरान की गफलत या साजिश की बिना पर या अदावत की बिना पर, उसकी लड़ाई लड़ेंगे आप? उसकी लड़ाई लड़ेंगे अगर आप यहाँ से आप जीत कर जाते हैं? उसकी लड़ाई लड़ूंगा नहीं जनाब अली, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, पार्लियामेंट में उसकी लड़ाई लड़ेंगे? यकीनन उसकी लड़ाई लड़ूंगा, यकीनन उसकी लड़ाई लड़ूंगा, पार्लियामेंट में भी लड़ूंगा। और हमने ऐलान किया है, हमारे यहाँ के लोगों ने सर झुकाकर जीना और सलाम करना सीखा है। मैंने कहा कि अभी अंदाज नहीं होगा, यहाँ पर अपने हुकूक को छीनने पड़ेंगे। और आज जिस तरह से गुज्जर की तहरीक चल रही है, मराठेवार की तहरीक चल रही है, जाटों की तहरीक चल रही है, वो तहरीक भी हम चलाएंगे। हम सड़कों पर भी उतरेंगे, रेल की पट्टियों पर भी उतरेंगे। अगर मुहज़्ज़ब तौर पर पार्लियामेंट में हमारी बात सुनी जाती है तो अच्छी बात, वरना नहीं तो हम अपनी आवाम को भी बेदार कर रहे हैं। तो बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।